नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो जो आपका एग्जाम आने वाला है आगे उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ अगर आप यूपी पुलिस के अलावा कोई और एग्जाम भी साथ साथ दे रहे हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस का या एसएससी जीडी का या बिहार का पुलिस का, तो उसके लिए भी उतना ही हेल्पफुल है ये। तो शुरू करेंगे बिना कोई देरी किए आज की क्लास। क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज कंसिडर्ड द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है दोस्त, बताओ। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो इंडिया में जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो उसे भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, गार्जियन माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट। आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। हमारे यहां क्या चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली चलती है। अब संसदीय प्रणाली में ये जो पार्लियामेंट है, संसद, पार्लियामेंट है संसद, ये कानून बनाने का काम करती है पूरे देश के लिए। कानून बनाती है पूरे देश के लिए। अब अगर कानून कोई ऐसा बना देती है पार्लियामेंट जो संविधान के किसी भाग को प्रभावित करता है, खासकर फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करता है, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर, उस कानून के खिलाफ याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ जाता है और हो सकता है वो उस कानून को निरस्त कर दे। पहले उसको चेक करेगा, रिव्यू करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना उस कानून से हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगा। और संविधान के अनुसार ही सारी चीजें चलें देश में, संविधान के अनुसार ही सारी चीजें देश में चले, ऐसा सुनिश्चित करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है, वो गार्जियन है, उसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, ध्यान रखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का खात्मा किस आर्टिकल के तहत किया गया है? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज बैंड इन इंडिया। भारत में अस्पृश्यता की प्रैक्टिस बैन कर दी गई है, किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 के तहत एबोलिश कर दिया गया है किसको? अनटचेबिलिटी। तो किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, ये संविधान के आर्टिकल 17 के खिलाफ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन खास बात देखें आप कि हम भी आज अखबारों में, न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देखते रहते हैं कि वहां पर उच्च जाति के लोगों ने निचली जाति के लोगों को अपने मोहल्ले से नहीं निकलने दिया, शादी हो रही है तो वहां के लोगों को नहीं निकलने दिया, कुएं से पानी नहीं भरने दिया, तालाब से पानी नहीं भरने दिया। जिस रास्ते पर उच्च जाति के सवर्ण लोग चल रहे हैं, उस रास्ते पर अगर निकल जाएं तो उनको मारा पीटा जाता है। ठीक है, पर ये देखने को मिलता है रूरल एरिया में कहीं कहीं। आजकल अखबारों में न्यूज दिन जो है आती रहती है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। और अगर आप रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कोई, तो देखते ही होंगे ऐसी प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। पर आर्टिकल 17 के अनुसार किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता का व्यवहार, उसको खत्म कर दिया गया है। अगर ऐसी प्रैक्टिस करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। What is the minimum age to become president of India? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बड़ा ही आसान सा सवाल है ये, 35 साल। कितनी होनी चाहिए?
35 साल की उम्र से पहले राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और यही 35 साल की ये जो उम्र है वो किस किस के लिए होती है? तो भारत में अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसकी लिए ये योग्यता होती है। और भारत में अगर उपराष्ट्रपति बन रहा है, भारत में अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी यही 35 साल की उम्र होती है। भारत में अगर किसी को राज्यपाल बनाया जाता है, गवर्नर, या फिर उपराज्यपाल बनाया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसके लिए भी क्या है? उसके लिए भी क्या है? उम्र की योग्यता कितनी है? 35 साल ही है। उम्र की योग्यता कितनी है दोस्त? 35 साल ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर तीनों के लिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए। बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 साल होनी चाहिए। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है जो पूरी करना चाहिए। विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? भारत में चुनाव करवाने का जिम्मेदारी किस बॉडी की है? किस बॉडी की है बताओ? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो भारत में चुनाव करवाने की जो ड्यूटी है, भारत में चुनाव संपन्न कौन करवाता है? भारत में चुनाव संपन्न कौन करवाता है? तो भारत में चुनाव संपन्न करवाने के लिए एक ही बॉडी है, और वो क्या है? देखें दोस्त यहां पर, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। क्या कहेंगे इसको? भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है, इसी की जिम्मेदारी है चुनाव करवाने की। अब बात आती है ये कौन कौन से चुनाव करवाता है सर? तो ये चुनाव करवाता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, लोकसभा के चुनाव यही करवाता है देश में, जो हर 5 साल में होते हैं। अभी 2024 में हुए हैं, अब 2029 में होंगे। राज्यसभा का चुनाव भी यही करवाता है। राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं केंद्र सरकार में, वो भी यही करवाता है। हालांकि हर 2 साल में जो 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं तो उनकी जगह पर जो जगह खाली हो जाती है उतनी ही जगह के लिए चुनाव करवा दिया जाता है। और तीसरा, विधानसभा, राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं होती हैं उनके चुनाव भी हर 5 साल में यही करवाता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव भी यही करवाता है, राष्ट्रपति के चुनाव भी यही करवाता है। और 5वां, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी यही करवाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये तो हो गया भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के जरिए, है ना, आर्टिकल 324। अब एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर राज्य का अपना इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये हर राज्य का अपना होता है। यानी कि राज्य का निर्वाचन आयोग, तो राज्य का निर्वाचन आयोग सिर्फ उस राज्य के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, उसके चुनाव करवाता है, जैसे पंचायत और यहां नगर निगम, नगर पालिका, इनके शहर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना 73वें संविधान संशोधन से की गई थी, 1992 में जो आया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ संविधान सभा, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यूनियन पावर मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, याद रखना है आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज बोरोड फ्रॉम, भारत में जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा है वो हमने कहां से कॉपी की है? तो हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की, हम बात कर रहे हैं मौलिक
कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य जो कि हमने कहां से लिए हैं, रूस से। कहां से लिए हैं, रूस। ये बी आंसर है, रूस से लिए हैं। अब मौलिक कर्तव्य के लिए भारत में एक कमेटी बनाई गई थी, उसे कहते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या कहते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी कहते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की और कहा कि शुरुआत में इन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में जोड़ने को कहा, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये भारतीय संविधान के भाग 4 ए में जोड़ा गया इनको। और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल है 51 ए। क्या है, 51 ए। ठीक, अब कुछ समय गुजरा, बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई जिसकी जरूरत महसूस हुई, तो इसके लिए संविधान में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 में आया। और इस अमेंडमेंट के जरिए भारतीय संविधान में एक 11वें नंबर की 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई, जो क्या थी कि पेरेंट्स के लिए थी कि अगर उनके बच्चे 6 से 14 साल तक की उम्र के हैं तो वो उन्हें स्कूल भेजें। ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी थी। पहली बार जब फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक, इसके जरिए फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो रूस से लिया गया ये कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो समझिए। शुरुआत में जब संविधान बना तो स्टार्टिंग में कुल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, FR 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 44th नंबर का संविधान संशोधन किया गया। 44th नंबर का संविधान संशोधन किया गया 1978 में। और इस संविधान संशोधन से जो एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। इसको रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से। तो 7 में से एक चला गया, तो फिर कितने बचे, 6। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं अभी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 6 हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो आर्टिकल 31 में से राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया गया, तो इसको फंडामेंटल राइट्स की जगह से निकालकर लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया। और अब ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, अब ये संपत्ति का अधिकार कहां पर है, तो आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A में अब है ये। अब लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये है लीगल राइट। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे, इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ, तो देखिए भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो क्या है, अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की जो संसद है उसके 3 अंग हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो यही पूछा है भारत की संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, तो ये हो जाएगा सी आंसर, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है भारत की संसद का अभिन्न अंग होता है।
President of India is an integral part of Indian Parliament. ठीक है, apart from President there are two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. So on the basis of two houses, Indian legislature is called bicameral legislature. भारत में केंद्र के स्तर पर जो विधायिका है वो द्विसदनीय विधायिका है. क्यों? क्योंकि कानून निर्माण के लिए, कानून बनाने के लिए दो सदन यहाँ काम करते हैं. एक को कहते हैं उच्च सदन, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, दूसरे को कहते हैं लोअर हाउस यानी कि लोकसभा. ठीक है, ध्यान रखेंगे. आगे, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सा शेड्यूल है? तो भैया 10th शेड्यूल है. कौन सा है? जो 10th शेड्यूल है भारतीय संविधान का, वो एंटी डिफेक्शन, दल बदल विरोधी कानून, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं, उससे रिलेटेड ये कानून है रोकने के लिए. पंचायती राज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंक्लूड है? तो ये है भाई पार्ट 9. पार्ट 9, पार्ट 9 में है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि PRI. भारत में PRI को संविधान में ऐड किया गया था 73वां संविधान संशोधन करके. 73वां संविधान संशोधन करके PRI को ऐड किया गया 1992 में. इसके अलावा 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसी साल. 74वां संविधान संशोधन हुआ उसी साल, और इसके जरिए अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकायों को जोड़ दिया गया. शहरी स्थानीय निकाय, इनको संविधान में जोड़ दिया गया. तो ये शहर में लोकल गवर्नमेंट और ये गांव में लोकल गवर्नमेंट को बताते हैं. ठीक है, ध्यान रखेंगे. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन. इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है? तो 1920 में होती है. 1920 में हड़प्पा नाम की एक साइट है, वो यहाँ खोजी जाती है. हड़प्पा नाम की साइट है, यहाँ खोजी जाती है. तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी 1920 में, वो है हड़प्पा. तो इसी साइट के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है. ठीक. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी इन 321 BC. 321 BC में मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया गया था. तो फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे इसके? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य. कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसके फाउंडर हैं, ध्यान रखेंगे. हु रोट अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र नाम की किताब बड़ी फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है. तो अर्थशास्त्र की जो किताब है, मौर्य के साथ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, मौर्य के साथ ये रहे थे. इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी है, और वो कोई और नहीं, कौटिल्य हैं. कौटिल्य को ही हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं. इन्हीं को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और इन्हीं को हम चाणक्य भी कहते हैं. तो विष्णुगुप्त चाणक्य कोई अलग नहीं है, इन्हीं के नाम है. ठीक है, क्लियर. मेगास्थनीज इंडिका, है ना, बाणभट्ट, और कालिदास. कालिदास की बुक का नाम बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में. हु वॉज द फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ इंडिया. भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो जाहिर सी बात है, ये तो भूलना ही नहीं है, रजिया सुल्तान. रजिया सुल्तान. जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें रजिया सुल्तान के बारे में हम पढ़ते हैं. रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम और महिला शासक थी. ठीक है. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन. जो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तो वो कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है 1757 में हुआ है. इसी के जस्ट 100 साल बाद 1857 में होती है इंडिया में क्या? रिवॉल्ट. रिवॉल्ट, स्वतंत्रता संग्राम, संघर्ष. हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793. बंगाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस वो व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल में 1793 में
परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि अब इतना आपको ये लगान देना है, मतलब देना है, चाहे आपकी खेती कम हो, फसल कम हो, मुनाफा कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट सेटलमेंट। गांधी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 1930 में थी। यही है दांडी मार्च। यही क्या है? दांडी मार्च। साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी नामक गांव में जाती है ये 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वहां नमक कानून तोड़ने का काम करते हैं महात्मा गांधी। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल। समझ गए? ध्यान रखेंगे, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? आगे देखें। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया तो उसके बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? तो क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन 1920। ठीक, गांधी जी के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कई बार ये क्वेश्चन कर किए हैं। और किसके द्वारा होती है? नाम याद रखेंगे, सर A.O. ह्यूम के द्वारा। सर A.O. ह्यूम के द्वारा। पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष देखें हम, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आगे क्या चाहते हैं आप वो भी हमें कमेंट में बताएं, तो उन चीजों को भी हम आगे क्लास में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।